स्टार्ट है। नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर जूलॉजी के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट अपने 8वां शुरू कर रहे हैं। कल अपने देखा था कि जो पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको इससे पूर्व की क्लास में बताया था कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमें जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको डिटेल के अंदर अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले ग्लैंड हमने जो शुरू की थी एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर वो थी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद में टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अपने शैलाकृषि का नाम गड्ढा जो होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, स्पिनल गैस्ट्रिक का ये गड्ढा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये पीयूष ग्रंथि है इसको दो भागों में बांटा गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो अपने हार्मोन्स जो है खुद बनाता है, बना करके उनको रक्त में छोड़ता है, और एडिनो हाइपोफाइसिस का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, और हाइपोथैलेमस इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन्स रक्त में छोड़ती है। वह रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल निवाइका की सहायता से अगर पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आते हैं और वहाँ पर मौजूद ग्लैंड्स का नियंत्रण करते हैं। दूसरा भाग जो था वो था न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो भाग होता है ये भाग पूर्णतः हाइपोथैलेमस का ही होता है, बना होता है। ये कहते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक जो नर्व होती है वो हाइपोथैलेमस की होती हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक जो नर्व होती है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस में फैली होती है। उनके एक्सॉन और सिनेप्टिक बटन जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस पे फैले होते हैं, और इन दोनों ही पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक जो नर्व है उनके उसके द्वारा तो ऑक्सीटोसिन और सुप्रा और उसका पैरावेंट्रिकुलर जो नर्व है उसके द्वारा एडीएच हार्मोन बनाए जाते हैं। ये हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, यानी उनको संग्रहित किया जाता है, और संग्रहित करने के बाद उसको रक्त में छोड़ा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है अपने हार्मोन्स बना रही है, खुद रक्त में छोड़ रही है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो अपने हार्मोन्स बनाते हैं। वो केवल जो है हाइपोथैलेमस की जो नर्व है उनके द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को इकट्ठा करके रक्त में छोड़ने का काम करती है। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई भी थी। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो होती है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नियंत्रण है वो क्या हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अदर ग्लैंड्स को है और कंट्रोल करती है, अदर ग्लैंड्स के आगे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, उनके साथ समन्वय बनाए रखती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने अब जो पढ़ेंगे आउटलाइन जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड की ऊपर चुकी है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण किस प्रकार से करती है, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं या फैक्टर्स हैं उनका निर्माण कर रही है जो कि आगे जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण करते हैं। तो इसके लिए अपने ये छोटा सा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हाइपोथैलेमस द्वारा मैंने बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस क्या करती है, जब रिलीजिंग हार्मोन या जिसको रिलीजिंग फैक्टर कह सकते हैं की बात है, रिलीजिंग हार्मोन कह दीजिएगा या रिलीजिंग फैक्टर की बात है, या तो इसका निर्माण करेंगे या इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन्स का निर्माण करती है। ये भी एक बात है, इनहिबिटरी हार्मोन कह दीजिए या फैक्टर कह दीजिए, हार्मोन या फैक्टर एक बात है। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस से जैसे ही रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर बनता है तो वो हार्मोन रक्त की सहायता से एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अगर पीयूष ग्रंथि के पास या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आकर उसे सक्रिय कर देता है। सक्रिय करने से
एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन शुरू कर देती है, यानी अपने हार्मोन्स का निर्माण करना शुरू कर देती है। जबकि इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन जो स्राव होता है, ये स्राव होगा तो हाइपोथैलेमस जब इसका स्राव करती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाएगी, और जब हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन का स्राव करती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना फंक्शन है वो रोक देती है या उसको डिले कर देती है। अब देखिएगा हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन। देखिएगा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर तो बनाती है, परंतु कुछ ग्लैंड्स के लिए वो इनहिबिटरी फैक्टर बनाती है, यानी कुछ हार्मोन, यानी ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जितने रिलीजिंग हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए रिलीजिंग हार्मोन तो बना ही बनाएगी, परंतु कुछ समय के लिए कुछ हार्मोन्स के लिए वह इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन का संश्लेषण करती है। इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं GHRH, या इसको हम कह सकते हैं GHIH। अब देखिएगा GHRH का फुल फॉर्म क्या होती है। अभी हम इसको एक बार सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे हार्मोन को अपने पूरा डिटेल में देखेंगे। पहला नाम है GHRH, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और जो F अगर लग जाएगा तो फैक्टर बन जाता है, X लगता है तो हार्मोन बन जाता है। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा GHRH का स्राव होता है तो ये हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे रहता है तो GH हार्मोन जो है ये हार्मोन क्या करता है, बनना शुरू हो जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा GH ग्रोथ हार्मोन, GH का एक पूरा नाम लिखकर शुरू करते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये बनना शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन जैसे बनेगा तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है, बॉडी ग्रोथ शुरू हो जाती है। यानी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा GHRH का जो स्राव होता है तो GHRH की सहायता से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन के प्रभाव में ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं, शरीर की त्वचा कोशिकाएं और शरीर की जो हमारी हड्डियों के पास जाकर के उनमें विभाजन शुरू हो जाता है, जिससे शरीर की जो ग्रोथ है शुरू हो जाती है। पहला तो हमने पढ़ लिया GHRH। अब दूसरा है GHIH। अब बॉडी ग्रोथ पूरी हो जाती है, मतलब एक स्टेज तक जाने के बाद कुछ समय की रोकनी होती है, तो उसके लिए क्या करती है हाइपोथैलेमस जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का संश्लेषण करती है। अब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास की सहायता से आता है, आकर के जो ग्रोथ हार्मोन बन रहा होता है इसके स्राव को बंद कर देता है। तब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का स्राव बंद होता है तो उस समय जो शरीर की वृद्धि और विकास है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना काम करते हैं। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस का जो दूसरा हार्मोन है MSHRH। MSHRH की बात करें तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। अब देखिएगा कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के लिए हम बात करें, ये क्या चीज है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। अब मेलेनोसाइट क्या है, सेल्स होती हैं जिनके द्वारा मेलानिन बनता है, मेलानिन। अब देखिएगा क्या होता है कि MSHRH जैसे बनता है तो बनने के बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड MSHRH, इसका एक पूरा नाम लिखें
पिगमेंट पिगमेंट जो है उसका त्वचा में फैलाव कर देता है, त्वचा में फैलाव कर देता है। अब ये जो मेलेनिन पिगमेंट है त्वचा में फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो त्वचा है उसका जो रंग है वो गहरा हो जाता है। गहरा मतलब थोड़ा कह सकते हैं डार्क हो जाता है। अब देखिएगा कि जो मेलेनिन वर्णक स्रावित हो रहा है ये त्वचा के रंग को गहरा कर देता है। अब एक बात मैं बता देता हूँ कि अपने पिनियल ग्लैंड जो होती है, थोड़ा जानकारी देता हूँ। मेलेटोनिन, अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो पिनियल ग्लैंड होती है उसके बाद मेलेटोनिन स्रावित होता है। मेलेटोनिन क्या करता है, ये इस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। एमएसएच के विपरीत मेलेटोनिन करता है। एमएसएच क्या करता है, एमएसएच का पूरा नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच क्या करता है, त्वचा के पास आकर के मेलेनिन जो वर्णक है, मेलेनिन जो वर्णक के पिगमेंट्स है उनको फैला देता है, जिससे त्वचा का रंग क्या है गहरा हो जाता है। अब ये तो त्वचा का रंग गहरा करने की जिम्मेदार है एमएसएच, परंतु ठीक इसके विपरीत पिनियल ग्लैंड जो हमारे पास पाई जाती है, ये पिनियल ग्लैंड जो है इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, त्वचा के जो मेलेनिन वर्णक है उनको एक इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने से त्वचा का रंग जो है वो हल्का हो जाता है, यानी कि लाइट कलर हो जाता है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये एमएसएच के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस ने एमएसएच आरएफ का स्राव किया। ये एमएसएच आरएफ रक्त की सहायता से इसके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, इसने एमएसएच का स्राव किया। एमएसएच जो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये त्वचा के अंदर जाकर के मेलेनिन पिगमेंट से उसको छितरा देता है, जो फैला देता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। अब देखिएगा त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। अब यदि इस हार्मोन ने अपना काम कर दिया, अब इसके कार्य को रोकना है तो एमएसएचआईएफ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। अब देखिएगा इनहिबिटरी फैक्टर युक्त एमएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एमएसएच जो हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके स्राव को बंद कर देती है। करने से मेलेनिन पिगमेंट का छिद्राव भी हो जाता है। तो ये एमएसएचआर और एमएसएचआईएफ का कार्य होता है। अब हम बात करें तीसरा जो हार्मोन है टीआरएस, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तीसरा जो है वो है थायराइड टीआरएस, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह सकते हैं। अब देखिएगा हमने स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो हाइपोथैलेमस के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थायराइड को नियंत्रित करने के लिए थायराइड को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस को टीआरएस का स्राव करता है। टीआरएस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है। यहाँ पर टीआरएस का स्राव होता है, टीआईएफ का यहाँ पर या टीआईएच का स्राव यहाँ पर नहीं होता है। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या टीआरएफ की बात है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर का स्राव होता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन के प्रभाव में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करती है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरोक्सिन है हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी थायरोक्सिन अगर बनेगा तो शरीर के रूपांतर की जिम्मेदारी रहती है। तो वापस देखिएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए थायराइड रिलीजिंग फैक्टर बनता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसके कारण थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करती है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रक्त की सहायता से थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। और थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन को T3 T4 भी कहा जाता है का स्राव करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ऊर्जा निर्माण के लिए और पाचन की होता है। अब
आप देखिएगा जैसे ही बात पूरी हो जाती है तो मैं आप देखिएगा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर का नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस से टीआईएफ का निर्माण या टीआईएच का निर्माण नहीं होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही पापची क्रिया पूरी हो जाती है तो उस समय क्या होता है, ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है। बंद होते क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कोई सूचना नहीं आएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना बंद हो जाता है। जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनता है तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन या T3 को बनना बंद हो जाता है और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसमें के लिए रुक जाती है। तो यहाँ पर वापस जब स्टूडेंट किसी प्रकार का टीआईएफ या टीआईएच कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य करना है वो टीआरएच को ही करना है। नेक्स्ट हार्मोन देखें जीएनआरएच। अब पहले तो हम जीएनआरएच की फुल फॉर्म देखते हैं। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की यदि हम बात करें तो गोनाड शब्द जो आता है वो हमारे जनन के लिए आता है, जनन या जननांगों के लिए आता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। गोनाड शब्द जननांगों के लिए, जननों के लिए आता है और जनक दो ही हैं, मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होते हैं ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी होती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इनका नियंत्रण मेल की टेस्टिस और फीमेल की जो ओवरी होती है, जहाँ पर की हार्मोन्स भी बनते हैं और जनन क्रिया भी संपन्न होती है, उनका नियंत्रण जो हाइपोथैलेमस करता है पुरुष ग्रंथि की सहायता से। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रक्त में छोड़ा जाएगा, रक्त से वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही आता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह के हार्मोन बनाती है, एफएसएच और एलएच। एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच। अब मैं पहले एक फुल फॉर्म बता देता हूँ कि एफएसएच पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का पूरा नाम है हार्मोन या आईसीएसएच बोलते हैं, जिसका अर्थ है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों नाम एलएच के ही होते हैं। अब देखिएगा एफएसएच और एलएच की यदि हम बात करें तो ये दोनों ही हार्मोन, क्योंकि मैंने बताया था कि ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहलाते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं जननांगों से संबंधित होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों की, तो एफएसएच मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है, जबकि एलएच भी जो है मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। अब देखिएगा हम बात करते हैं सबसे पहले एलएच की। एलएच जो है वो मेल के अंदर क्या काम करता है? मेल के अंदर जो है ये इंटरस्टिशियल सेल, सीधे मैं बोल देता हूँ, इंटरस्टिशियल जो सेल है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। यानी कि एलएच हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनेगा। बनने के बाद में ये एलएच हार्मोन मेल के टेस्टिस में मौजूद इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, उनके पास आएगा और अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर के अंदर जननांगों के विकास के लिए और सेकेंडरी सेक्स को कहते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो एक बार पुनः वापस सुनिएगा कि जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही आता है तो आता है इसके द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है। इसका दूसरा नाम आईसीएसएच है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये नर के अंदर यदि बन रहा है तो नर के अंदर ये क्या काम करता है? नर की जो अंतराली कोशिकाएं हैं या लीडिंग कोशिकाएं हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनको प्रेरित करता है और वो जो प्रेरित होती है
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर के अंदर जननांगों के विकास, वृद्धि, लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये तो बात हो गई एलएच की नर के अंदर। अब हम बात करते हैं एलएच की फीमेल में। फीमेल के अंदर यदि हम बात करें तो एलएच जो है फीमेल के अंदर क्या काम करता है, ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एलएच और एफएसएच दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में ही बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, फीमेल के अंदर न्यूक्लियाइजेशन का क्या काम है। हमने बात की थी, पढ़ा हुआ भी है 12th क्लास में कि जननांग जो होते हैं, मादा जननांग अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र के साइकिल के दौरान क्या होता है, एक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। ये ग्रेफिन फॉलिकल रज चक्र के 13वें दिन तक बन जाता है, 13वें दिन तक ये पूरा बन जाता है। 14वें दिन क्या होता है कि फीमेल के अंदर रज चक्र के 14वें दिन फीमेल के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एलएच हार्मोन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। एलएच हार्मोन की सांद्रता जैसे बढ़ती है तो ये एलएच हार्मोन फीमेल के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल है इसको फटने के लिए, रप्चर यानी फटने के लिए इसको प्रेरित कर देता है, जिससे ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है। फटते ही क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट होता है। सेकेंडरी ओसाइट ग्राफिन फॉलिकल फटने के बाद में अंडाशय से बाहर निकल जाता है, यानी ग्राफिन फॉलिकल फटने से सेकेंडरी ओसाइट जो है वो अंडाशय से बाहर निकल जाता है। अंडाशय से बाहर निकलने के बाद में ये ओविडक्ट में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एलएच जो है वो उसका यदि हम फीमेल में शॉर्ट में यदि इसको समझे, एलएच हार्मोन जो है वो मादा के अंदर रज चक्र के 14वें दिन ग्राफिन फॉलिकल को फटने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे जो सेकेंडरी ओसाइट का जो अंडा है तो वो अंडाशय से बाहर निकल करके अंडवाहिनी में चला जाता है। तो एलएच का काम है और मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच जो है मेल के अंदर भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। यदि हम इसके अंदर मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोन जो कह सकते हैं हमारी जो सुपरजनक नलिकाएं हैं, सुपरजनक नलिकाएं होती हैं, सुपरजनक नलिकाएं होती हैं, इनमें थोड़ा सा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्पर्मेटो के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है जो कि टेस्टिस में पाई जाती है। अब इन शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन को जारी रखने के लिए या कि उसको चालू रखने के लिए शुक्रजनक क्रिया होती है, तो उसके लिए फीमेल के अंदर एफएसएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। और एफएसएच हार्मोन देखते हैं आप के द्वारा बनता है। अब देखिएगा कि फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स को अगली अवस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित कौन करता है फीमेल में, एफएसएच हार्मोन। अब देखिए एफएसएच का नाम ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। होता क्या है कि फीमेल की जो ओवरी होती है इसके अंदर जन्म के समय प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, जन्म के समय प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। अब देखिएगा कि ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स फीमेल की ओवरी के अंदर उसके जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, फीमेल के जन्म के समय मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे बच्चे 13 से 14 वर्ष की आयु की होती है उसमें रज चक्र स्टार्ट हो जाता है। रज चक्र जब प्रारंभ होता है तो एफएसएच बनेगा। एफएसएच जब बनता है तो वो क्या करता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी को वेसिकुलर फॉलिकल, फॉलिकल में वेसिकुलर को ग्राफिन फॉलिकल
कहने का मतलब कि फीमेल के अंदर जितने भी फॉलिकल्स होते हैं उनको अगली अवस्थाओं में भेजने के लिए मेल के अंदर एफएसएच हार्मोन का होना आवश्यक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमने बात कर ली कि जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं वो एफएसएच और एलएच को कहा जाता है। एफएसएच और एलएच मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही बनते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो एफएसएच और एलएच दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो मेल फीमेल दोनों में बनते हैं, दोनों का अलग कार्य होता है जो मैंने भी आपको समझा दिया है। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब बनता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों का निर्माण करती रहती है, और यदि ये हार्मोन नहीं बनेगा तो ये दोनों गुणनात्मक हो जाएंगे, जिससे कि जनन क्रिया का विकास भी रुक जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर केवल गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता है, गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंट्रोल हो रहा है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा ही हो रहा है। अब नेक्स्ट हार्मोन जो है उसका वो कौन सा है, एसीटीएच-आरएच। एसीटीएच-आरएच के लिए हम कुछ और देखें, एसीटीएच-आरएच के लिए हम कौन देखें, एड्रेनलो कोर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखिएगा स्टूडेंट कि हम बात करें एड्रेनल ग्लैंड की, एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर दो भाग होते हैं, एक बाहर का परिधि का भाग होता है कोर्टेक्स और एक बीच का भाग होता है मेडुला। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ एसीटीएच हार्मोन है, एसीटीएच यहाँ नाम से क्लियर है, एड्रेनल यानी एड्रेनल ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, और कोर्टिकोट्रोपिकल यानी कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वो एसीटीएच कहलाता है। तो यानी एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के लिए जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है उसको नाम कहते हैं एसीटीएच-आरएच। अब देखिएगा स्टूडेंट अब इसको हम देखते हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो एसीटीएच-आरएच हार्मोन बनाती है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एसीटीएच हार्मोन का स्राव करती है। एसीटीएच का पूरा नाम है एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन। ये एसीटीएच क्या करता है, आगे जाकर के एड्रेनल के कोर्टेक्स भाग को, एड्रेनल के कोर्टेक्स भाग को प्रेरित कर देता है, और एड्रेनल का कोर्टेक्स भाग जब प्रेरित होता है तो एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के अंदर तीन प्रकार के हार्मोन मिलते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। ये तीनों हार्मोन इस कोर्टेक्स द्वारा बनते हैं, और इन तीनों हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन का नियंत्रण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एसीटीएच करता है, और एसीटीएच का जो नियंत्रण है वो केवल और केवल हाइपोथैलेमस के एसीटीएच-आरएच के द्वारा किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, यहाँ पर केवल एसीटीएच-आरएच नहीं बन है, यहाँ पर एसीटीएच-आईएफ या आईएच नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हार्मोन बनता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये हार्मोन बनेगा, और ये हार्मोन नहीं आता है इसके पास तो एसीटीएच-आरएच बनना बंद हो जाता है। तो एड्रेनल ग्रंथि के नियंत्रण एसीटीएच के द्वारा होता है। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस का जो लास्ट हार्मोन है वो है पीआरएच। पीआरएच की यदि हम बात करें तो पीआरएच का पूरा नाम होता है प्रोलैक्टिन, पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब जब स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हाइपोथैलेमस के द्वारा, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीआरएच भी बनता है और पीआईएच भी बनता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बनता है, पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन बनता है। अब देखिए स्टूडेंट जब हाइपोथैलेमस के द्वारा पीआरएच बनेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, तो ये रक्त की सहायता से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाती है। अब प्रोलैक्टिन के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो फीमेल की जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनमें दुग्ध संश्लेषण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। दूसरा कार्य क्या करता है, पक्षियों के अंदर जो घोंसला निर्माण जो होता है वो भी प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य इसका ये भी है कि जो मैमेलियंस जो जंतु होते हैं या जंतु जो होते हैं उनके अंदर पैरेंटल केयर पाई जाती है, पैरेंटल संरक्षण पाया जाता है, वो पैरेंटल संरक्षण या पैरेंटलता का जो संरक्षण विकसित होता है वो प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। अब देखिए स्टूडेंट प्रोलैक्टिन के कार्य हम देखिए। अब पीआरएच बन रहा है, प्रोलैक्टिन बन गया,
अब जैसे प्रोलैक्टिन अपना काम पूरा कर देता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन डेवलप होता है और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन यहाँ आएगा, आकर के क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन का ये रोक देता है, प्रोलैक्टिन का संघनन हो जाता है। संघनन होने से क्या होता है, प्रोलैक्टिन बनना बंद हो जाता है, जिससे दुग्ध संश्लेषण बंद हो जाता है, घोंसला निर्माण बंद हो जाता है और भी जो जैविक जो कंट्रोल करता है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस प्रकार देखिएगा स्टूडेंट, हमने देखा है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जीएचआरएच, एमएसएचआरएच, टीआरएच, जीएनआरएच, एसीटीएचआरएच और पीआरएच कुल 6 प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन्स बनते हैं। परंतु अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, इसके द्वारा इनहिबिटरी हार्मोन जीएचआईएच, एमएसएचआईएच और केवल पीआईएच, ये 3 ही इसके अंदर इनहिबिटरी हार्मोन भी बनते हैं और जो आगे जाकर एंटीरियर ग्लैंड का नियंत्रण करते हैं। अब मैं आपको वापस आउटलाइन करता हूँ। आरएच रिलीजिंग हार्मोन जब भी बनेंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और जब भी इनहिबिटरी हार्मोन बनेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड संदमित हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। जिस प्रकार हमने देखा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके का नियंत्रण हाइपोथैलेमस किस प्रकार से करती है, कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा बनते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण करते हैं। साथ में स्टूडेंट हमने ये भी देखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। इस प्रकार क्यूस ग्रंथि के द्वारा भी, यानी क्यूस ग्रंथि के जो अग्र भाग है या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके द्वारा जीएच, एमएसएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और प्रोलैक्टिन नाम के 7 हार्मोन बनते हैं। कुल टोटल 7 हार्मोन बनते हैं। अब कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम प्रत्येक क्यूस ग्रंथि प्रत्येक हार्मोन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।